हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है बिलियन क्रिएट के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो फ्रेंचाइजी की मदद से। आपने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी सुनी होगी, पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी सुनी होगी, मैकडॉनल्ड्स की सुनी होगी। अब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, इंडियन फ्रेंचाइजी की बात करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी ने लॉन्च करी रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड, ये कैसे ग्रो हुई, कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बिल्ड करा जाता है, क्यों ये मॉडल बेस्ट रहता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इंडिया के अंदर काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज मॉडल आई थी, हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च भी करी गई, जैसे सीसीडी। लेकिन सीसीडी मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि उसके मॉडल में कहीं ना कहीं डिफेक्ट था। स्केलेबल तो कर लिया शुरुआत के अंदर, पर उसको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल लेके नहीं जा पाए। तो कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल को शुरुआत से बिल्ड करा जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको फुलफिल करनी है, और कैसे उसको एंड में जाके प्रॉफिटेबल करा जाता है। क्योंकि अगर आपका वेंचर प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो वेंचर किसी काम का नहीं है। तो आज हमारे साथ है RS चोयल, जिनको हम राधेश्याम चोयल सर कहलाते हैं। एंड ये बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून हैं एंड इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे बिजनेसेस करे हैं। इनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का। तो आज हम इनके फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो है वंडर फूड मार्ट। कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप करा, उसको फ्रेंचाइज मॉडल में लेके आए, क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने बिल्ड करी, क्या लीगल सोल्यूशंस ये लेकर आए, क्या कस्टमर्स के लिए एक्सपीरियंस एंड सोल्यूशंस ये लेके आए। तो आइए सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू गौप्रीत जी, आप सबका स्वागत। सर, आज मैं आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन जो हमारे ऑडियंस चाहती है कि आपकी जर्नी के बारे में आप शॉर्ट में थोड़ा बताइए कि आपकी जो एक्सपीरियंस रहा बिजनेस का जी, वो क्या रहा, कैसे। बिल्कुल गौप्रीत जी, सबसे पहले तो मैं जो आपने ये प्रश्न पूछा है कि हमारी यात्रा क्या है, तो यात्रा में एक एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मुझे बड़ी खुशी के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि हमारे बिज़नेस का मैं सेकंड जनरेशन हूँ और अब थर्ड जनरेशन भी इस बिज़नेस में एंटर हुई है। यानी कि हम लोग पिछले 54 ईयर्स से इस बिज़नेस में हैं। और मिलिंग की जो दुनिया है या मिलिंग की जो इंडस्ट्री है, उसमें हम एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड हैं अराउंड द ग्लोब। और हम लोग करीब 20 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी हमारे 185 के आसपास डीलर नेटवर्क है। और वो जो हमारा फ्लोर मिलिंग मशीनरी और फूड प्रोसेसिंग मशीनरी के इंडिविजुअल मशीन्स के साथ साथ टर्न की सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने का जो हमारा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, वो तो अपनी जगह पर है ही। उसी के साथ हमने अब सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्केलेबल मॉडल बनाया जाए जिसमें हम लोग दूसरों को भी अपना इन्वेस्टर पार्टनर बनाएं, दूसरों को भी हमारी ग्रोथ में शामिल करें और मिलकर के आगे बढ़ें। जब हमने इस मॉडल की स्टडी की तो मालूम पड़ा कि फ्रेंचाइजी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। तो आप वोकल फॉर लोकल क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल साहब, क्योंकि आप देखिए कि मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि वोकल फॉर लोकल जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो स्लोगन हमको दिया है, मेरा विश्वास शुरू से इसमें रहा है। अजमेर की कंपनी होने के नाते मैं हमेशा से अजमेर के लोगों को इसमें एनकरेज करता रहा हूँ अपने बिजनेस पार्टनर्स बनने के लिए, वेंडर्स बनने के लिए, और उसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो जो वंडर फूड मार्ट है, इसकी शुरुआत मैंने NCR से नहीं करके अजमेर से की। उसके पीछे भी मेरा कारण यही था। हालांकि मुझे मेरे कंसल्टेंट्स ने राय दी थी कि इसको आप बड़ी सिटीज़ के साथ शुरू करिए, NCR के साथ शुरू करिए, लेकिन क्योंकि अजमेर से मेरा विशेष लगाव रहा है तो मैंने इसकी शुरुआत अजमेर से की और हम इसमें सफल भी हुए हैं। अजमेर में अभी कुछ दिन पहले ही हमारी तीसरी फ्रेंचाइजी ओपन हुई है, जो हमारे लिए एक एनकरेजिंग एलिमेंट है। ओके सर, मैंने आपकी फ्रेंचाइजीज को विजिट करा। जनरली फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं बड़ा आउटलेट होगा, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे। आपने एक छोटी सी जगह में एक फ्रेंचाइजी ओपन कर डाली एंड एक बिजनेसमैन और एक वुमन एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर डाले। जी, इसमें सबसे पहले हमारी सोच ये रही कि आज अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसके पास जो सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें आता है फाइनेंस सबसे ऊपर। उसके बाद आता है उस बिज़नेस का नो हाउ या उस बिज़नेस की टेक्नोलॉजी। फिर तीसरे नंबर पे आता है उसका एक्सपीरियंस। और जब इन तीनों को मिला करके कोई चीज़ बनती है तो वो मेरे हिसाब से एक ऐसा मॉडल बनता है। अगर अब मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो अगर हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो आज जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो
गवर्नमेंट की है या खुद पर्सनल फाइनेंसिंग से कोई काम आगे बढ़ता है, ज़्यादा फाइनेंस करके कोई नए बिजनेस में आना नहीं चाहता। तो हमने इसके बहुत छोटे छोटे से मॉड्यूल्स बनाए। तो हमारे पास फ्रेंचाइजी के जो है टोटल 6 मॉड्यूल हमारे पास हैं, और उसमें से आप ये मान के चलिए कि 5 लाख से शुरू होकर के 22 लाख रुपए तक के हमारे पास मॉड्यूल है। यानी कि जो बेहद कम पूंजी में भी इसको शुरू करना चाहता है वो कर सकता है, और बहुत छोटी जगह पर हम उसको पूरा टेक्निकल नो हाउ देंगे, इक्विपमेंट देंगे, बैकअप देंगे, ट्रेनिंग देंगे, और वो एक बहुत कम अमाउंट में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो ये जो हमारा शुरुआत है उसके पीछे कारण ये है कि कम से कम कीमत में बिजनेस की शुरुआत की जा सके, और फिर उसको बढ़ा करके उसके फ्रेंचाइजी मॉडल्स को वो चेंज कर सकता है। हमने इसको फ्लेक्सिबल भी बनाया है। ओके, ग्रेट सर। एक चीज़ देखी गई है, जब ये फ्रेंचाइजी ली जाती है तब फ्रेंचाइजर है तो दिल्ली का होता है, बॉम्बे का होता है, कैलिफोर्निया का होता है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है छोटी सिटीज़ में से निकल के बड़े शहरों में फ्रेंचाइजी ली जा रही है, जैसे कोटा, जोधपुर, दिल्ली में आपकी फ्रेंचाइजी ओपन होगी, एंड साउथ में भी आप इसको एक्सपेंड करेंगे जी। तो सर ये आपको थॉट कैसे आया कि मैं छोटी सिटी में रह के भी इसको ग्रो कर सकता हूँ, इंडिया लेवल तक लेके जा सकता हूँ? देखिए भवप्रीत जी, आपका जो प्रश्न है ये बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी भावना से जुड़ा हुआ है। अक्सर जब भी बात होती है तो ये एक लिमिटेशन बन के बाहर आता है कि छोटे शहरों के जो लोग हैं ये ब्रेन ड्रेन हो जाता है, लोग बड़े शहरों में जाकर के तरक्की करते हैं। तो मेरे मन में हमेशा से रहा कि अजमेर में क्यों नहीं, छोटे शहरों में क्यों नहीं। मैं 50 से ज़्यादा देशों की यात्राएं कर चुका हूं, और 20 से ज़्यादा देशों में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो मेरा एक ग्लोबल एक्सपोजर भी है। तब मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑफ़र आए जिसके अंदर मैं किसी दूसरे देश में अपना ऑफिस डाल सकने के मेरे पास ऑफ़र आए, लेकिन मेरा मन हमेशा से रहा कि नहीं, मेरा बेस मैं अजमेर ही रखूँगा, और जो कुछ करना है वो यहाँ से करना है। अब क्योंकि जितने भी बड़े फ्रेंचाइजी ऑफ़र्स आते हैं वो बड़ी कॉरपोरेट हाउसेस से आते हैं या बड़ी सिटीज़ से आते हैं, तो वहाँ पर सब अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में या टियर 3 सिटीज़ में लोग उतने उनके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे अभी मैं अजमेर में अगर फ्रेंचाइजी खोल रहा हूँ तो लोकल लेवल पे तकरीबन हर लोग जानते हैं, तो उनका एक विश्वास बन जाता है। फिर मिलिंग में क्योंकि हम लोग का ब्रांड बहुत पुराना है और इस्टेब्लिश ब्रांड है, और ब्रांड की इमेज जो है इथिकल बिजनेस करने की इमेज है, तो लोगों को बहुत आसानी से हम पर विश्वास है कि ये जो कंपनी है ये हमको साथ लेकर चलेगी, तो इसका हमको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और बहुत तेज़ी से हमारा इंक्वायरी लेवल बढ़ रहा है। जनरली कहते हैं कि जो कोई मुसीबत आती है तो उसके साथ कुछ अवसर भी आते हैं, तो मैंने महसूस किया है कि कोविड के बाद हमारे फ्रेंचाइजी लेवल की इंक्वायरी में, फूड प्रोसेसिंग मशीन की रिक्वायरमेंट की इंक्वायरी में बहुत तेज़ी से इंक्वायरी लेवल बढ़ा है, तो निश्चय ही इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। ओके, वंडरफुल सर। सर आपके बिजनेस मॉडल एंड फ्रेंचाइजी मॉडल आपने चालू करा, तो सर इसमें आपको क्या दिक्कतें आई और किन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एक फ्रेंचाइजी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? देखिए, जब ये मानस मैंने बनाया, और क्योंकि हम छोटी सिटी में बैठे हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, या यूँ कह लीजिए कि उतनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ नहीं है, तो इसमें सारे काम खुद को ही करने पड़े। लेकिन करने पड़े तो उसका एक अपना फ़ायदा है कि हमारी स्टडीज़ जो हैं वो मजबूत हो गई बहुत। अगर आपको एक बहुत छोटे लेवल का मैं एग्जांपल दूं तो आज इस सब को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, कहने को मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपको आकर्षित तो करते हैं विज्ञापन दे करके कि आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे ई-कॉमर्स चालू करिए, और जब आप जाके उनसे जुड़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो केवल आपको 10% पार्ट दे रहे हैं। इस पूरे बिजनेस को चलाने के लिए जो रिमेनिंग 90% पार्ट है उसके लिए वो आपसे कस्टमाइजेशन का चार्जेस लेंगे। अब जब आप उस रिमेनिंग 90% की बात करते हो तो वो आपके टोटल बजट से ही बाहर हो जाता है। तो हमने जब इसकी स्टडी की, हमको टाइम ज़रूर लगा इसको सेटअप करने के लिए, लेकिन मैं बहुत प्राइडली कह सकता हूँ कि हमारी आईटी टीम ने, हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम ने इसकी स्टडी करके सब कुछ इन हाउस डेवलप किया। इसका सॉफ्टवेयर से लेकर के बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि जो पैकेट डिलीवर हो रहा है वहाँ तक की सारी चीज़ें हम इन हाउस कर रहे हैं। प्रोसेसिंग हम इन हाउस कर रहे हैं, सर्वर्स जो हैं वो उन पर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है और उसमें हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो उस स्टडी ने हमको बहुत स्ट्रेंथ दिया है इस बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए।
ओके, वंडरफुल सर। सर मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को सर्विसेज देता हूँ, बहुत सारी सर्विसेज हम ऑफर करते हैं। तो एक चीज़ मुझे वो स्टार्टअप्स वगैरह बोलते हैं कि सर हम टेक्नोलॉजी कैसे लेके आएं, हमें आइडिया नहीं है, किसी को हायर करें तो क्या वो हमें सही चीज़ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो हायरिंग को लेकर बहुत इशू होते हैं टेक्नोलॉजी पार्ट में, जो नॉन टेक्निकल पार्ट से स्टार्टअप ओनर्स होते हैं। तो आपने टेक्नोलॉजी को कैसे बिल्ड करा, कैसे एक अच्छी टीम टेक्नोलॉजी के अंदर जाके बिल्ड करी? देखिए क्या है कि जैसे हम लोग की जो पहचान है वो टेक्नो सेवी की है, इनोवेटर्स की है। मुझे आपको बताते हुए गर्व है कि हमारे पास कई पेटेंट्स भी हैं और कई पेटेंट अंडरलाइन भी हैं जो मैंने आपसे डिस्कस भी किए हैं। तो पेटेंट क्रिएशन जो यूँ समझ लीजिए कि हम लोग का पैशन रहा है। तो टेक्नोलॉजी को हमेशा अपग्रेड करने के लिए मैं और हमारी टीम जो है वो तैयार रहती है। तो जब हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे थे और अभी भी हम रुके नहीं, आज वंडर फूड मार्ट एक यूनिक यूएसपी के साथ है जो मैं कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ कि पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी अभी किसी के पास नहीं है, वो हमारे पास है। और वो टेक्नोलॉजी हम सीधे सीधे अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को अवेलेबल करा रहे हैं। हम और भी नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं जो डेफिनेटली फूड बिजनेस को चेंज करेगा। अब बात आती है ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए एजेंसी रिक्रूटमेंट की, तो क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम छोटी सिटीज़ से हैं तो उसका एक खामियाजा है, तो वो सारी चीज़ें हमको इन हाउस ही करनी पड़ी। तो उसमें केवल एक चीज़ का इन्वेस्टमेंट है, वो है टाइम, कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई लिमिटेशन मैं मानता नहीं हूँ। काश वर्ड मेरे दिमाग में नहीं है कि ये अजमेर में नहीं हो सकता है। तो वंडर फूड मार्ट की फ्रेंचाइजी क्रिएशन से लेकर के टेक्नोलॉजी, उसका बैकग्राउंड, उसका प्लेटफॉर्म, सब कुछ इन हाउस बिल्डअप है। ओके सर, ओके, ग्रेट। सर आप इसके अंदर स्ट्रेस और जो प्रेशर आता है, क्योंकि आज आप फ्रेंचाइजी बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन आप टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, कल आपकी 100 फ्रेंचाइजी होगी, कल वहाँ पे फ्रेंचाइजी में कहीं भी टेक्नोलॉजी में दिक्कत आती है तो सीधा 100 फ्रेंचाइजी में दिक्कत आती है। तो उस टाइम पर आप स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए प्रेशर और स्ट्रेस अगर कोई इंसान नहीं लेना चाहता तो मेरी उसको एडवाइस है कि उसको बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। बिजनेस का मतलब ही है कि प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज़ आप में होनी चाहिए, या उसकी टैक्टिक्स आप में होनी चाहिए, या वो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोटिवेशन का भी काम करता हूँ, तो वो जो मेरा मोटिवेशन का काम है उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये मिलता है कि मैं खुद मोटिवेटेड रहता हूँ। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग जो है वो एक सॉफ्ट स्किल है, उसको लर्न करना पड़ता है। अगर हमें मालूम है कि फ़ला कंडीशन में हमको कैसे रिएक्ट करना है, और कुछ ऑब्वियस काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं बिजनेस में कि आप ये कर रहे हो तो ये तो होगा ही होगा। आप जब B2B में हैंडल करते हो तो अलग तरह के प्रेशर्स होते हैं, B2C में जाते हो तो अलग तरह के प्रेशर्स होते हैं। नंबर ऑफ़ कंप्लेन, नंबर ऑफ़ प्रेशर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे जैसे जैसे आप अपना दायरा बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ना है तो ये डेफिनेटली इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रेशर्स नहीं आते, और ऐसा नहीं है कि उस प्रेशर से हम जो हैं अछूते हैं, लेकिन क्योंकि उस लेवल का कॉन्फिडेंस पहले से हमने पैदा किया है, हम लोग मेंटली प्रिपेयर हैं कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और वो उस प्रेशर को हैंडल करेंगे। तो एक अच्छी टीम भी प्रेशर रिलीज़ करने में काम आती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे मॉडल में। ओके, तो टीम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ओके सर, कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। श्योर। अगर आपको गूगल से ऑफर आए 50 करोड़ का कि हम आपको हमारे साथ जोड़ रहे हैं, आपको यहाँ पे आके जॉब करनी है 10 to 7, तो आप क्या चूज़ करेंगे, बिजनेस और जॉब? आप तो मुझे कह रहे हैं मैं इफ़ की बात नहीं करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी थे ऐसे ऑफर। ओके, हाँ, वो कैसे थे कि इंडिया के कुछ बड़े ग्रुप हैं, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक मंच पे हैं तो उसका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो टॉप कॉरपोरेट हाउस, वन ऑफ दी या फर्स्ट 10 कॉरपोरेट हाउस में उनका नाम आता है, और वो लोग FMCG में भी हैं। जब मैंने अपना उनके साथ ये मॉडल डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया, ठीक है मिस्टर चोयल, हम सीधा सीधा आपको एक ऑफ़र देते हैं कि आप हमको ये टेक्नोलॉजी दे दीजिए एंड गेट दिस प्राइस। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है कि मैं वन टाइम मेरी टेक्नोलॉजी को उनको सेल कर दूँ, या मेरे आइडियाज़ को उनको सेल कर दूँ, या मैं खुद इसको नर्चर करूँ। देखिए किसी भी बिज़नेस का मेन मोटो होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो उसमें दिख ही रहा था। अगर मुझे आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस किसी चीज़ का मिल रहा है, यूँ मान लीजिए कि अगर मैं 100 फ्रेंचाइजी की बात करता हूँ तो 100 फ्रेंचाइजी खोलने के लिए मुझे जो भी टाइम लगना है, जो भी मेंटल प्रेशर लगना है, जो भी इन्वेस्टमेंट मेरा लगना है, वो सारा 1 सेकंड में उनकी डील को एक्सेप्ट करते ही ख़त्म हो जाता है, और उतना पैसा मुझे एक साथ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो
बिजनेस करने का जो टेस्टोस्टेरोन होता है जो बॉडी में आप, हालांकि वो एक अलग फील्ड का हार्मोन है, तो ये जो हार्मोन जनरेट होता है आपकी बॉडी के अंदर वो एक अलग मज़ा देता है, जो एडवेंचर में जैसे लोगों को मज़ा आता है, तो ऐसे बिजनेस करने का एक अपना एक हार्मोन सिक्रेट होता है और उसका अपना मज़ा है। तो वो मज़ा लेने के लिए तो आपको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। प्राइस जो है उसका नेगोशिएशन से नहीं हो सकता कि भाई वो, तो मेरे पास ऐसे ऑफ़र आए, लेकिन मैंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि मेरे मन में इच्छा थी कि इस बिज़नेस मॉडल को हम अजमेर में डेवलप करें। तो आज हम लोग पिछले 2 सालों की मेहनत के बाद आज इस जगह पे खड़े हैं कि हमारे 5 फ्रेंचाइजी तो खुल चुके हैं। एक फ्रेंचाइजी साउथ में खुलने के लिए तैयार है, एक फ्रेंचाइजी दुबई में खुलने के लिए तैयार है, और आने वाला समय जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक रैपिड ग्रोथ का समय होगा। ओके, सो आप इसको वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर रहे हैं, ओवरसीज भी लेके जा रहे हैं अपने बिजनेस? जी हाँ, मेरी ऑस्ट्रेलिया में भी बात चल रही है, मेरी दुबई में तो ऑलमोस्ट हमने मास्टर फ्रेंचाइजी फिक्स ही कर दिया है, और एक अलग लेवल पे हम लोग उसको प्लान कर रहे हैं, और जल्दी ही पब्लिक के सामने वो सारी चीज़ें आएंगी। ओके, दैट्स वंडरफुल। सर, एक बिजनेस में और चीज़ भी आती है जब आदमी चालू करता है, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। जब बिजनेस चालू करता है तो ऑब्वियसली रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स नहीं आते, कुछ टाइम तक वो स्ट्रगल करता है, पर ऐसा टाइम भी आता है कि 3 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, 9 महीने निकल जाते हैं, 1 साल निकल जाता है, प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता। तब वहाँ आदमी गिव अप करने की सोचता है, या एंटरप्रेन्योर स्विच करने की सोचता है कि मैं अपना बिजनेस स्विच कर लेता हूँ, किसी और बिजनेस पे शिफ्ट हो जाता हूँ, फिर वहाँ पे भी 8 महीने देता है, फिर वहाँ से भी स्विच कर लेता है, फिर वही ऐसे वो कंटिन्यूसली उसके 7-8 साल वेस्ट कर देता है। तो इस पर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे स्विचिंग? हाँ, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि जो ये गिव अवे करना है या स्विचिंग जो है, वो बहुत सारी चीज़ों को जब हम अंडर प्लान करते हैं, यानी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती है, या प्लानिंग का हिस्सा होने के बाद परफेक्ट प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती है, तो इस तरह की चीज़ें पैदा होती है। देखिए, जब हमने इस वंडर फूड मार्ट के कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने का सोचा, तो हमें पता है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कब होगा, और जब तक प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा तब तक ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। और क्या हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट है, क्या हम उतने इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त कर पाएंगे, या क्या हम उतने टाइम तक अपने आप को पेशेंट बना के रखेंगे कि ये जिस दिन हमको रेवेन्यू मॉडल में जनरेट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवोल्यूशन का पार्ट है, एग्जामिनेशन का पार्ट है, और कैलकुलेशन का पार्ट है। अगर हमने इसको अच्छे से किया है, हमने इसको समझा है, देखिए क्या होता है कि बहुत एक क्रूड कहावत है, ओछी पूंजी स्वामी को खाए। तो अगर हमने शॉर्ट कैपिटल के साथ कोई चीज़ शुरू की है और बहुत सारी चीज़ों को किस्मत पे छोड़ा है कि देखा जाएगा, तो ये एलिमेंट बहुत जगह काम तो कर जाता है, लेकिन कुछ जगह पे काम नहीं करता, क्योंकि कैपिटल जो है वो एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि ब्लड लाइन है किसी भी बिजनेस का। तो शॉर्टेज ऑफ ब्लड और एनीमिक होने के बॉडी पे क्या असर होता है हमको अच्छे से पता है। तो एनीमिक कोई भी बिजनेस होना नहीं चाहिए, कैपिटल का शॉर्टेज जो है वो पहले से प्लान होना चाहिए। एंड वी आर वेल वर्स्ड विद अवर दिस बिजनेस ऑलरेडी। तो हम लोगों के पास जो है वो कैपिटल का हमने इस बिज़नेस के लिए बंदोबस्त करके ही हम लोग इसमें आए हैं कि हमको किस तरह का इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। ओके, दैट्स वंडरफुल। सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज से 20 साल पहले जब आप 20 साल के होंगे तो आप क्या एडवाइस खुद को देना चाहेंगे बिजनेस को लेके? क्योंकि ऐसे आपने बिजनेस करा तो कुछ एक्सपीरियंस आपने गेन करा होगा, कुछ लाइफ लेसन आपने सीखे होंगे। हाँ, बिल्कुल, सीखना ज़िंदगी का एक यूँ कह लीजिए अहम हिस्सा है। और आज के 20 साल पहले मैं 20 साल का नहीं था, मैं 30 साल का था। ओके। क्योंकि मैं आज 50 साल का हूँ तो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो 28 इयर्स का है। और कॉलेज के जस्ट बाद मैंने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, और उसमें जो लर्निंग रही वो लर्निंग यूँ समझ लीजिए कि एक बेसिक लर्निंग तो ये रही कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको तब तक कोई नहीं हिला सकता जब तक हम उसको इजाज़त नहीं देते इस बात की। हमारा आइडिया तब तक फेल नहीं हो सकता जब तक हम गिव अप नहीं कर देते। जब मैंने अपना बिज़नेस ज्वाइन किया, अपनी फैमिली का बिज़नेस ज्वाइन किया, तो वो एक कन्वेंशनल टाइप का बिज़नेस था। आज भी वो बिज़नेस वैसा का वैसा ही है। उसमें हमने जो चेंजेस किए वो अलग अलग यूनिट्स बना करके उसमें चेंजेस किए, और वो जो हमारा मदर बिज़नेस कह सकते हैं, मदर यूनिट कह सकते हैं, उसको हमने बहुत इनोवेट किया।
और वो इनोवेशन से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। उन इनोवेशन के बदौलत हम ऑटोमेशन में आ गए, ऑटोमेशन के बदौलत हम टर्न की सॉल्यूशंस में आ गए, और टर्न की सॉल्यूशंस के बदौलत हम आज वंडर फूड में आ गए। तो वो जो लर्निंग्स हैं वो एक दूसरे की लर्निंग्स एक दूसरे के फेस में काम आई, और जो ये पूरा टेन्योर रहा इसमें मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस से मिलने का सौभाग्य मिला। तो जब आप किसी ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हैं और आप सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि उनका कुछ भी बोला हुआ ज़ाया नहीं जाता, और हम उनसे सीखने के लिए तैयार हैं। सबसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। किसी ज़माने में लाख का फिगर किसी के लिए बड़ा हो सकता है, या हमारे लिए भी बड़ा हुआ करता था। मैंने एक कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, तो वहाँ पर जब भी मैं उनकी कभी कभी उनकी वेंडर मीटिंग में या बोर्ड मीटिंग में मुझे बैठने का सौभाग्य मिला, तो मैंने देखा कि उनके फिगर्स जो हैं वो करोड़ में और 100 करोड़ से नीचे नहीं होते थे। तो जब आप रेगुलर किसी चीज़ को सुनते हो तो आपको कहीं ना कहीं आप फैसिनेट हो जाते हो उस फिगर से। तो फिर ऐसा लगता है कि यार लाख की बात की जगह करोड़ की बात करनी चाहिए, करोड़ की जगह 100 करोड़ की बात करनी चाहिए। तो वहाँ से ऐसा नहीं है कि लाख की इससे आप करोड़ की बात करोगे या 100 करोड़ की बात करोगे तो वो आ जाएगा, नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप उस फिगर से प्यार करने लग जाते हैं और आप उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि आप फिर वहाँ से आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पता चलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर का पता चलता है, लर्निंग की पावर का पता चलता है, और फिर सारी चीज़ें आपके पास लाइन बन करके चली आती हैं। तो वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर कॉर्पोरेट हाउस का बहुत बड़ा हाथ है। तो सर अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो मॉडल्स आप लेके आए हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर, उसमें आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? देखिए, जो वंडर फूड मार्ट का जो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें आपको थोड़ा शुरू से बताता कि इसको डेवलप करने के पीछे हमारे क्या कारण है। आपने कोविड-19 जो सिनेरियो रहा उसमें भी आपने देखा होगा कि एसेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा डिमांड फूड एंड फार्मा की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फूड का बिज़नेस है वो एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी भी बंद नहीं होता। इसकी रिक्वायरमेंट ऑल द टाइम, ऑल द सीजन्स में रहती है। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी भी मंदा नहीं पड़ता, क्योंकि खाने का जो आइटम है वो हमेशा हर मौसम में चाहिए होता है। अब अगर हम इस फूड बिज़नेस में आते हैं तो अगर हम इसकी स्टडी करना चाहें कि भाई जो आज का फूड जो बिज़नेस का सिनेरियो है वो क्या है, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी गूगल को स्टडी करें या जो सर्वेज ऑलरेडी यहाँ पर हैं उनको स्टडी करें, तो ये एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ बिज़नेस है। फूड प्रोसेसिंग का भी जो बिज़नेस है उसमें भी जो किराना का या ऑनलाइन फूड ग्रॉसरीज़ का जो बिज़नेस है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ बिज़नेस है। और ये आप मान के चलिए कि ये आने वाले समय के अंदर जो है तकरीबन 6 लाख करोड़ का बिज़नेस ये होने वाला है। और अगर हम 2022 तक की बात करें तो ये तकरीबन 30 लाख करोड़ तक का बिज़नेस ये होने वाला बिज़नेस है। तो अराउंड द ग्लोब की मैं बात कर रहा हूँ इसमें। अभी अगर हम इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो अगर गूगल का एक स्टडी आया था उसके अंदर ये था कि इंडियन कम्युनिटी ने किस तरीके से अपना रुझान जो है वो फूड बिज़नेस के लिए दिखाया था। तो हमारा तरीका बदल रहा है, हमारा ग्रॉसरी का सामान खरीदने का तरीका बदल रहा है, और पोस्ट कोविड में तो वो बहुत तेज़ी से बदला। लोगों ने जो सर्च किया ऑनलाइन बिज़नेस को, उसमें सबसे ज़्यादा सर्च हुआ ग्रॉसरी बिज़नेस। ग्रॉसरी बिज़नेस में जो कीवर्ड्स थे वो था माय नियर किराना स्टोर, ऑनलाइन परचेज, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च किए गए। ऑनलाइन बिज़नेस को सर्च करने के बाद जो है हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है उसको ये बल मिलता है। ओके, ठीक है। हमने छोटा सा उसमें एक सर्वे भी किया, और उस सर्वे को जब मैच किया गूगल के साथ में तो वो दोनों आइडेंटिकल थे। सर्वे में मेरे आसपास के ग्रॉसरी स्टोर का जो हाइक था वो तकरीबन 550% था इस पूरे पीरियड के अंदर। ओके, यानी कि लोग अपने आसपास ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर को ढूंढ रहे हैं, साथ ही मैं क्या नया बिजनेस कर सकता हूँ इसको भी लोग जो है वो बहुत तेज़ी से ढूंढ रहे थे।
और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारा इंक्वायरी लेवल जो है वो एकदम तेज़ी से बढ़ गया। ओके। अब बात आती है कि ये जो सर्चिंग हो रही है इसमें वंडर फूड मार्ट क्या रोल अदा करता है। वंडर फूड मार्ट की खास बात यह है कि ये तकरीबन जो बिज़नेस के मॉडल्स होते हैं उन सबको कवर करता है। ये ऑनलाइन ई कॉमर्स बिज़नेस को कवर करता है, ये ऑफलाइन को कवर करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग को कवर करता है, ये सर्विस को कवर करता है। तो ये जो 4 एस्पेक्ट्स एक जगह पर जब इकट्ठे हो जाएं तो बिज़नेस के ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उसमें है तो आप एमएसएमई में फॉल करते हैं। जब आप एमएसएमई में फॉल करते हैं तो एमएसएमई की स्कीम्स आपको मिलने लग जाती है। बात जब सर्विस की आती है तो होम डिलीवरीज़ हैं, ये सारी आपकी सर्विसेज में आने लग जाती हैं। और अगर हमसे कोई ऑनलाइन ख़रीदना चाहता है तो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट ऑलरेडी वहाँ पर है, वो ऑनलाइन पेमेंट करके सारे पेमेंट गेटवेज उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो ऑनलाइन ख़रीद सकता है। शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए अगर उसको ऑफलाइन आना है तो वहाँ पर स्टोर है, उस स्टोर को विज़िट करके ऑफलाइन का जो शॉपिंग एन्जॉयमेंट होता है उसको वो यूज़ कर सकता है, उसके द्वारा वो परचेज़ कर सकता है। तो वंडर फूड मार्ट जो है वो बिज़नेस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। अब बात आती है इसके मॉडल्स की कि भाई ये इसके मॉडल्स को मैं बताऊं उसके पहले मैं आपको, जैसे आपके दिमाग में आएगा कि मैं वंडर फूड मार्ट के साथ क्यों जाऊं, भाई इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो मैंने आपको 4 एस्पेक्ट बताए मेन इसके कि ये इसके यूएसपीज़ हैं। अब अगर हम छोटी बातों की बात करें या फर्दर उसको एलाबरेट करने की बात करें तो एक यूनिक आइडिया है ये बिज़नेस का, जिसके अंदर यूनिक टेक्नोलॉजीज़ काम में ली गई हैं, मोनोपोलिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ काम में ली गई है। जैसे फ्रेश ग्राउंड आटा जो है वो एक कन्वेंशनल बिजनेस का डिजिटलाइजेशन है कि हम उसको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे कस्टमर्स को अवेलेबल करा रहे हैं। फिर ये स्केलेबल है। आज कोई मॉडल 1 से शुरू करता है तो वो इसको स्केल अप टू मॉडल 6 तक कर सकता है, और उसके बाद भी ये स्केलेबल है कि वो 1 फ्रेंचाइजी से 2 फ्रेंचाइजी कर सकता है, 3 कर सकता है, और ज़्यादा बढ़ा के मास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये स्केलेबल बिजनेस है। आज हम कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसका हम ऑप्टिमम ग्रोथ क्या हो सकता है वो हमको पहले मालूम करना होता है कि भाई जैसे आज मान लीजिए मैंने किसी को कोई बिज़नेस शुरू करना है और वो कहता है कि मुझे टी का सर्विस पॉइंट खोलना है, तो वो टी पॉइंट जो है वो कितनी लोकल एरिया को कवर कर सकता है, वो उस बिज़नेस का स्केल हो गया। अनटिल अनलेस जब तक वो अपनी ब्रांचेस नहीं खोले, उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं लाए, तो उसका जो कस्टमर बेस है वो फिक्स है कि एक पर्टिकुलर एरिया में वो सर्व करेगा। अगर उसकी टी में कुछ विशेष ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग पीने से दूर दूर में से आएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सिटी को कवर कर सकता है। तो वो स्केलेबिलिटी जो है किसी भी बिज़नेस का एक क्रूशियल एलिमेंट होता है। तो इसका ये एलिमेंट ये है कि ये स्केलेबल है, किसी भी लेवल से कितने भी बड़े लेवल तक हम इसको जा सकते हैं। फिर कन्वेंशनल किराना स्टोर का भी इसमें लुक एंड फील है और मॉडर्न का भी इसमें लुक एंड फील है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो 40 to 60% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। और इसका सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो फ्रेश आटा ग्राउंड जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें कस्टमर घर बैठे अपने मोबाइल से, वेब एप्लीकेशन से या स्टोर में आकर के उसकी टच स्क्रीन से अपना गेहूँ पसंद कर सकता है, उसकी फाइननेस पसंद कर सकता है, उसका वेट सेलेक्ट कर सकता है कि उसको क्या चाहिए। तो ये जो फैसिलिटी है वो केवल वंडर फूड मार्ट में ही अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको मिला करके वंडर फूड मार्ट एक यूनिक फ्रेंचाइजी मॉडल बन जाता है। ओके, तो सर क्या सपोर्ट आप अपने फ्रेंचाइजी को देते हैं जिससे वो ग्रो कर सके, अपना ROI निकाल सके? हाँ देखिए, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो मॉडल है हमारा, जो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट का मॉडल है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहला मॉडल है वो 5 लाख रुपए से शुरू होता है। अब जो भी इन्वेस्टर है उसके दिमाग में आएगा कि अगर मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा पूरा स्टोर का सेटअप, जिसमें जितने भी उसके रैक्स हैं, उसके काउंटर टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं, प्रिंटर्स हैं, बारकोड स्कैनर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें उसको देंगे। साथ में हम उसको ऑलमोस्ट
जो है 3,20,000 रुपये का ग्रॉसरी आइटम सेल करने के लिए देंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक पार्ट हो गया उसका फ्रेंचाइजी फ़ी का, विच इज़ वेरी नॉमिनल। उसके बाद मेन चीज़ हो गई आपकी सारे इक्विपमेंट्स जो आपको ऑलरेडी IT इक्विपमेंट्स आपको मिल रहे हैं, और फिर आपको मिल गया ग्रॉसरी आइटम सेल करने के लिए। और इन सब की फिजिकल वैल्यू है, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए हमने ले लिए और हमने आपको केवल IPR ही दे दिया या केवल ब्रांड वैल्यू ही दे दी, ऐसा नहीं है। आपको फिजिकल मटेरियल मिल रहा है जिसको सेल करके आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं। और फिर हम इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, नॉलेज का बैकअप दे रहे हैं, प्रोडक्ट का सप्लाई दे रहे हैं। जो इसका डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड मोबाइल अनेबल्ड है, मतलब एंड्रॉयड अनेबल्ड है। वो अपने स्टोर को घर बैठ के भी उसका जो है नो हाउ देख सकता है, कितने कस्टमर आए, क्या बिलिंग हुई, कितना सेल हुआ, मेरा स्टॉक का लेवल क्या है, ये वो अपने डैशबोर्ड से चेक कर सकता है। तो ये सारी फैसिलिटी हम इस 5 लाख के मॉडल में दे रहे हैं। फिर इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ हम दे रहे हैं एग्जिट मॉडल, जो जनरली लोग नहीं देते हैं, क्योंकि हम इसमें ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, और ये जो इसकी ROI हम 40% बता रहे हैं, ये इससे और आगे जा सकती है अगर फ्रेंचाइजी जो है उसमें पूरी अपनी मेहनत करेगा। और अगर उसको कभी वन फाइन टाइम ऐसा लगता भी है कि वो इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो हमने इसमें एक एग्जिट प्लान भी दिया है, ताकि उसके मन में ऐसा डर ना रहे कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहीं जीरो इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। तो इतना बड़ा एश्योरेंस अपने आप में बहुत बड़ा एश्योरेंस होता है। सही बात है। तो एग्जिट प्लान में आपके ऑफर्स देते हैं? एग्जिट प्लान में ऑफर है कि जो भी इक्विपमेंट हम दे रहे हैं उसको हम एक डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर, जो भी एग्रीमेंट का हमारा पार्ट होगा उस पर हम वापस ले लेंगे। जो स्टॉक है उस स्टॉक की जो वैल्यूएशन होगी एज पर एक्सपायरी डेट और उसके हिसाब से, वो इट इज़ ऑल रिटर्न, मतलब उसमें हिडन कुछ भी नहीं है। वो डे फर्स्ट पर जो है वो डिस्क्लोज्ड है, और वो उस वैल्यू को हम पर्टिकुलर डेट पर उसको दे करके फ्रेंचाइजी वापस ले लेंगे। ओके, तो इस तरह से एक फ्रेंचाइजी आपसे जुड़ सकता है आके, बिल्कुल, और अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है। बिल्कुल। ओके, थैंक्स सर, आप हमारे शो के अंदर आए, हमारे साथ आके जुड़े। मैं नीचे डिस्प्ले में और डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, जिनसे आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए अपने सिटी के अंदर और आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।